नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी के एग्जाम के लिए जो जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है, इस प्रैक्टिस सेट को हम आज देखेंगे 15 नंबर। ठीक है, इस सीरीज में टोटल 35 वीडियो आने वाली है, जो आने वाले सभी एग्जाम सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस जो भी एग्जाम्स हैं आपके, सभी एग्जाम में रामबाण की तरह कार्य करेगी जैसे करते आया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। एक प्रश्न के कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं जो आपको कवर करना है। जो चीज़ आपके लिए पहली बार हो उसे नोट करें, है ना। भले आप पीडीएफ ले न लें, उससे जो है मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। वो आपके ऊपर है कि भाई आप पीडीएफ लेना है कि नहीं लेना है, वो तो आपको देखना है। लेकिन जो चीज़ नया है ना, मौखिक रूप से बताऊंगा, उसको नोट करना है पीडीएफ लेने के बावजूद भी। ठीक है, चलिए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो आपके डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होते हैं, आप देखे होंगे लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट जरूर रहता है कि स्थानीय मामला की सुनवाई करते हैं। और जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला नहीं जो है क्लियर हो पाता है तो मामला को हाई कोर्ट में रेफर किया जाता है। और जब हाईओ कोर्ट से नहीं सुनवाई में आता है तब सुप्रीम कोर्ट रेफर किया जाता है। वैसे ही है, जब आप गांव घर के झोला छाप डॉक्टर, फिर वहां पे ठीक नहीं हुआ तो जो कस्बे में एक रहता है बढ़िया छोटा सा अस्पताल, क्लिनिक टाइप, वहां पे, उसके बाद वहां से नहीं हुआ तो फिर शहर में। ठीक है, वैसे ही है, सेम है। ठीक है, तो ये जो जिला न्यायाधीश है, यहाँ पे जो न्यायाधीश होती है, इनकी जो नियुक्ति है कौन करते हैं? राज्यपाल साहब करते हैं, उस पार्टिकुलर राज्य में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की नियुक्ति। ठीक है भाई, इसके अलावा राज्यपाल की पद, अब ये पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझ लीजिए तो थोड़ा हाई कोर्ट भी समझ लेते हैं और थोड़ा सुप्रीम कोर्ट भी समझ लेते हैं। मसाला तो जरूर दूंगा, है ना, भले रिवीजन ही हो आपको, है ना, आपको याद हो सकता है ये चीज, क्योंकि बहुत बार पहले बता चुका हूं। देखिए, हाई कोर्ट जो है ये आर्टिकल 214 आपकी व्यवस्था करता है कि इंडिया में एक हाई कोर्ट की व्यवस्था करी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट 124 आर्टिकल में इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। हाई कोर्ट बहुत सारे हैं इंडिया में, अभी 25 हैं, और सबसे लेटेस्ट आपका आंध्र प्रदेश का है। सुप्रीम कोर्ट इक्केट है ना, 26 जनवरी 1950 को इंट्रोड्यूस करवाया गया था प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पे, लेकिन ये अपनी कार्य जो है 28 जनवरी 1950 को स्टार्ट करा था। ठीक है, ये हो गई भैया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। अब ये रिट जारी करते हैं तो हाई कोर्ट जारी करते हैं आर्टिकल 226 से, और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं आर्टिकल 32 से। ठीक है, इतना तक समझ लिए। इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों अपने आप में रिकॉर्ड न्यायालय है। रिकॉर्ड न्यायालय मतलब अभिलेख न्यायालय है, और अंग्रेजी में रिकॉर्ड शब्द का मतलब आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते ही होंगे। तो ये जो आपका रिकॉर्ड न्यायालय है, ये आर्टिकल 215 के थ्रू है ना, एक सेकेंड, ये आर्टिकल 215 के थ्रू है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय है, ये आर्टिकल 129 के थ्रू है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। रिकॉर्ड न्यायालय क्या होता है, मैं पेन चोरी का एग्जाम देके पहले बता चुका हूँ, ये है ना। तो ये जो है राज्यपाल का पद, आ जाते हैं वापस, ये दोनों कोर्ट समझ लिए हमने तीनों। राज्यपाल का पद जो है आर्टिकल 153 में है। केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे हमने कहा कि केंद्र के द्वारा, तो केंद्र यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? प्रेसिडेंट साहब को, यानी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ये जो प्रावधान है ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है, और कनाडा के संविधान से और क्या है? संघ, है ना, ये भी है। इसके अलावा जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान होते हैं भैया, उसी प्रकार राज्यपाल उस पार्टिकुलर राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है। लेकिन यहाँ पे एक कंट्राडिक्टरी पैदा होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है कि भैया ये कार्यपालिका का प्रधान वास्तविक में है कि सिर्फ नाम के लिए है? तो आप कहोगे सिर्फ नाम के लिए। ये जो पावर का उपभोग है, ये जो भी पावर दिए गए हैं केंद्र में या फिर राज्य में, उस पावर का यूटिलाइज, उपभोग किसके द्वारा किया जाता है, अमल में लाया जाता है? तो केंद्र में पीएम की घोषणा सर्वमान्य है इंडिया में, और राज्य में सीएम की घोषणा करते हैं। पावर का इस्तेमाल ये अधिकारी पीएम और सीएम, लेकिन फिर भी जनरल वे में केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति और राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में वास्तविक शब्द लगा दिया जाए तो फिर मामला पीएम और सीएम आंसर में पहुंच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे। इसीलिए अगला 7वीं संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक और प्रावधान किया गया राज्यपाल साहब को लेकर कि भाई एक ही राज्यपाल जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों में जो है आपका एट अ टाइम सेवा दे सकते हैं। ये 2 राज्य है और ये राज्यपाल साहब है, तो आप सेवा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, तो इसके द्वारा ये जो है प्रावधान किए गए। ठीक है भैया, कि एक ही समय में एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों में सेवा प्रदान कर सकते हैं। राज्य में राज्यपाल किन्हें किन्हें नियुक्ति करते हैं? तो भैया बहुत सारे मंत्रीगण की नियुक्ति करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, जिस प्रकार केंद्र में पीएम की नियुक्ति भी आपका कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब करते हैं।
हैं तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और जो कैबिनेट के अन्य मंत्रीगण होता है, अभी कैबिनेट आप केंद्र वाला नहीं सोचेगा, मैं विधानसभा वाला जो मंत्रिमंडल होता है उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि राज्य की बात चल रही है। तो वहां पे जो अन्य मंत्री होते हैं जैसे जल मंत्री, ऊर्जा मंत्री, शिक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री, तो उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो उनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन अब जो पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर चुके तो इनकी सलाह लिया जाता है, ठीक है, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति स्वतंत्र रूप से करते हैं, ठीक है भैया। इसके अलावा ये जो राज्यपाल साहब है ये महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। महाधिवक्ता कौन है? उस राज्य में सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, जो अभी आर वेंकट रमनी साहब है। तो 165 आर्टिकल का इस्तेमाल होता है ना महाधिवक्ता की नियुक्ति में। इसके अलावा मुख्यमंत्री के सलाह से बता दिए थे। इसके अलावा ये जो 164 और 163 है ये राज्य में मंत्री परिषद है, और केंद्र में मंत्री परिषद का कौन सा आर्टिकल है भाई साहब? तो 74 और 75 है, ठीक है भैया, ध्यान रहेगी। इनके अलावा राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, ये भी है। और महान्यवादी, मैंने अभी कहा, ये महान्यवादी साहब बिना प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक मत मिल रहा है, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ये पद पे रह सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा अभी मैंने कहा था कि भाई राज्यपाल जो है ये कार्यपालिका का प्रधान होता है, ये आर्टिकल 154 में कहा गया है। और जो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है राज्यों में, इस चीज की व्याख्या आर्टिकल 155 में किया गया है, ठीक है भैया। इसके अलावा हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट सभी के जो न्यायाधीश होते हैं ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन सभी न्यायाधीश की चाहे तो नियुक्ति हो और चाहे तो आपका तबादला हो। तबादला मतलब समझ रहे हैं, हमारे ख्याल से ये उर्दू का लफ्ज है तबादला, इसका मतलब ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये सभी के सभी प्रेसिडेंट के जिम्मे है। लेकिन थोड़ा सा क्लू है कि भाई जब राज्य में अन्य जज की नियुक्ति करते हैं हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट, तो उस कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी भी सलाह लगती है, ठीक है भैया। चलते हैं आगे। इसके अलावा एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इसका एग्जाम्पल आपको दिया था कि जैसे बोरो पे कोई खेलने जाता है, एक आपने गांव घर में क्रिकेट टीम भाई MCC महावीर क्रिकेट क्लब, और एक वो जो है ना KCC है ना क्रिकेट क्लब, ऐसा कुछ भी नाम रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसमें एक अच्छा खिलाड़ी रहता है, जिसे बोरो पे बुलाया जाता है कि तुम हमरे में खेलो। जैसे IPL समझ लो, IPL भी तो बोरो पे आता है विदेश से लोग खिलाड़ी, ठीक है भैया, पैसा लेके, तो उसी प्रकार से वहां बुलाया जाता है। तो तदर्थ न्यायाधीश को भी सुप्रीम कोर्ट में जो है रखा जाता है टेम्पोररी तौर पे, क्योंकि जब उसका कार्य लोड बढ़ जाता है तो उन कार्य को देखने के लिए, निपटाने के लिए। तो ये तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति तो करते हैं मुख्य न्यायाधीश जो है भारत सरकार, जैसे अभी DY चंद्रचूड़ साहब है 50 रहे, तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति वही करते हैं। लेकिन सलाह या परमिशन सबसे पहले किसकी लगती है? प्रेसिडेंट की लगती है। इसे पूरा लाइन पढ़ेंगे, मैं पहले समझा देता हूं। प्रेसिडेंट की सलाह मतलब परमिशन लगती है, और जिस राज्य से न्यायाधीश को लाना है उस राज्य के चीफ जस्टिस की सलाह ली जाती है। समझ रहे हैं? चलिए अब फिर से पढ़ते हैं। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परमिशन के बाद संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मशवरा करने के बाद तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। इस बात की पुष्टि आर्टिकल 127 में आपको मिल जाएगी, ठीक है भैया। और ये जो तदर्थ न्यायाधीश की फैसिलिटी है कि भाई कार्य लोड बढ़ गया तो जो न्यायिक कार्य है उसे निपटाने के लिए बाहर से जजेस को बुलाया जाए, ये पद्धति फ्रांस की जो आपका है ना न्यायिक प्रणाली है वहां से प्रेरित है। तो आने वाले दिन में ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, रिसर्च के बाद ही मिलता है ये सब। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्थित रूमी दरवाजा का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? किताब करने का मतलब अभी तक जो आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्थित रूमी दरवाजा, बाद बाकी तो दुनिया ही किताब में है भाई। उत्तर प्रदेश स्थित रूमी दरवाजा का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? नवाब आसफ उद्दौला के द्वारा करवाया गया था। आसफ उद्दौला, जैसे सिराजुद्दौला, अब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसमें थोड़ा मेरा छटक जाता है भैया, है ना। तो ये आसफ उद्दौला जो है रूमी दरवाजा का निर्माण करवाया था। रूमी दरवाजा कहां पे है? लखनऊ के अंदर है। यह एक प्रवेश द्वार है, नाम से स्पष्ट है। 1784 में करी गई थी। 1784 में ही आपका पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था, याद होगा आपको। इसके अलावा इमाम बाड़ा, ये इमाम बाड़ा भी कहां पे है? लखनऊ में है। लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा, इसका भी निर्माण आसफ उद्दौला ने भी, आसफ उद्दौला ही करवाए थे, ठीक है। दोनों लखनऊ में है। इसके अलावा अवध के प्रथम नवाब कौन थे? सआदत खान। और अंतिम नवाब बाजिद अली शाह। बाजिद अली शाह ने, है ना, कौन से नृत्य को जो है बढ़ाने में जो है मदद करा था सभी प्रकार से? तो ये कथक नृत्य को। इसीलिए कहा जाता है कि कथक शास्त्रीय नृत्य में, है ना, जो है इस्लामी कला का भी समावेशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा
इसी प्रकार के क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन बताऊंगा। तो अलाई दरवाजा भी होता है, ये कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी वंश के शासक ने करवाया था। ठीक है भाई। इसके अलावा है ना, कुतुब मीनार परिसर में स्थित है यह अलाई दरवाजा, है ना। और कुतुब मीनार तो जानते हैं, ऐबक ने नींव रखवाया, इल्तुतमिश ने बनवाया और फिरोज शाह तुगलक ने ऊपरी मंजिल को बनवाया था। ठीक है भाई। इसके अलावा जो अलाई दरवाजा है, एक बार क्वेश्चन आपके MTS 2022 या 23 में पूछा गया कि इसकी बनावट किसकी है, तो आपको बताना है लाल बलुआ पत्थर के बने हुए हैं अलाई दरवाजा। ठीक है। बुलंद दरवाजा कहां पे है? ये फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। इसका निर्माण का श्रेय अकबर को दिया जाता है और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाए थे। फतेहपुर सीकरी में आपका इबादत खाना है, जोधाबाई का मकबरा है। ये सब बहुत सारे चीज है आपके कहां पे भैया? फतेहपुर सीकरी के अंदर। इसके अलावा कुशल कुमार तथा छवि किस खेल से संबंधित कैरेक्टर हैं? देखिए, कुशल कुमार और छवि ये वुसु खेलती हैं, वुसु। इस प्रकार से एक खेल का नाम है वुसु। ठीक है। रोशीबीना देवी का नाम सुने होंगे, मैंने पढ़ाया था, कई बार मेडल जीते हैं, तो ये भी इन्हीं खेल से संबंधित है, वुसु। ठीक है। और एक वो है बीसु। बीसु है त्योहार, ये कहाँ का है? केरल का है। और एक वो है वुसु, वुसु मतलब खेल। ठीक है। तो कुशल कुमार जिन्होंने 16वीं वुसु चैंपियनशिप 2023 लिख लीजिए, यहाँ पे 23 में हुआ था, ये नवंबर में संपन्न हुआ था। ये आपके अमेरिका, टेक्सास इत्यादि प्रांत में कराए गए थे। तो यहाँ पे जो कुशल कुमार है, इनके द्वारा कांस्य जीता गया था और छवि के द्वारा भी कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल जीती गई थी। तो ये जो है आपका क्वेश्चन टॉप में रहेगा। इनके अलावा 16वीं विश्व वुसु चैंपियनशिप का आयोजन टेक्सास अमेरिका में कराए गए थे। वुसु एक प्रकार का मार्शल आर्ट फॉर्म है। ठीक है भाई। मार्शल आर्ट फॉर्म है। मार्शल आर्ट आप सभी जानते हैं, जैसे जैकी चेन को आप जानते हैं, तो इसी से प्रसिद्ध तो हुआ है मार्शल आर्ट टाइप से। तो इनके पिक्चर रहते हैं, कुंग फू वगैरह बोलते हैं ना, आप लोग तो करते भी है, बहुत सारे लोग सीखते हैं बेल्ट वगैरह बांध के, कराटा जिम वगैरह वो जो भी होता है ना। तो ये मार्शल आर्ट फॉर्म है। इसकी उत्पत्ति चीन से हुई थी। किसकी? चीन से, वुसु की। ठीक है भाई। इनके प्रमुख कलाकार, यहाँ लिखना सही नहीं रहेगा, एथलीट लिखना सही रहेगा, एथलीट। ठीक है, या फिर खिलाड़ी। तो ये रोशीबीना देवी है जिन्होंने रजत पदक जीती है इसी खेल में 16वीं विश्व चैंपियनशिप में। और छवि और आपने कौशल कुमार को देखा है कुछ ऊपर में। ठीक है। इनके अलावा भारत के मार्शल आर्ट फॉर्म में आएंगे तो वो थांगटा होता है, मणिपुर का है। कलारी पट्टू ये केरल और साउथ के और स्टेट, कर्नाटक जो भी और साउथ के स्टेट है वहां भी अगर केरल ऑप्शन में नहीं है तो काम चल जाएगा। बाद बाकी गतका पंजाब का होता है। लाठी पश्चिम बंगाल का। मलखंब मध्य प्रदेश में पॉपुलर है। इसके अलावा सिम्बलम्ब जो ये खेल है, ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 जो आपके तमिलनाडु के अंदर हुआ था। तो यहाँ पे इसे प्रदर्शनी गेम के रूप में रखा गया था। प्रदर्शनी गेम मतलब समझ रहे हैं ना, मेडल इवेंट के लिए नहीं, बस दिखाने के लिए कि ये भी एक गेम होता है। ठीक है। तो ये तमिलनाडु से ही ताल्लुक रखते हैं आपका कौन सा भैया? सिम्बलम्ब। और पहली बार जो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे आपके खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में, वो था भैया आपका स्क्वैश। स्क्वैश खेल को पहली बार यहाँ पे जगह दिया गया था आपका कहाँ पे? तमिलनाडु खेलो इंडिया के जो है 6th एडिशन में। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। कौन जीता? महाराष्ट्र। इसके अलावा थोड़ा सा 1 सेकेंड का टाइम लूंगा, माफी चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पास हो एग्जाम। देखिए, एसएससी की अगर आप तैयारी करते हैं, जो बच्चे नए हैं उनके लिए, जो बच्चे इसमें से कोई सा भी क्लास ले चुके हैं तो उतना माइनस कर लीजिएगा, जितना उनका कॉस्ट होगा बाद में आपको मिल जाएगा। ठीक है। देखिए, 113 क्लास की हमारी आपकी जो है मिलेगा PDF मात्र 70 रुपए के अंदर। इसमें आपको जो है टॉपिक वाइज 20 क्लास और तो 133 क्लास तक की PDF अगर आपने हमारा देख लिया, थोड़ा बहुत वीडियो प्लेलिस्ट के साथ जो मैं बोल रहा हूँ ये नोट कर लिए, ध्यान में रख लिए, तो आपको एग्जाम पास होने से कोई नहीं रोकेगा। इसके अलावा यूपी पुलिस की चल रही है 35 रुपए के है, उसमें 25 वीडियो आने वाले हैं। BSSC की चल रहे हैं 35 क्लास आएंगे और इसमें जो है 35 रुपया इसका भी है। तो जो भी है आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, इस पे आपको जो है व्हाट्सअप करना है या फिर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सअप का। जाइए, फायदा में रहिएगा, एग्जाम से पहले देख लीजिए, फिर आप मुझे वो वाली मैसेज कीजिएगा जो मैसेज मैं हमेशा करने के लिए बोलता हूँ। संयुक्त राष्ट्र
संघ की आधिकारिक भाषा कितने हैं? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा 6 है। आधिकारिक भाषा और कार्यकारी भाषा में थोड़ा सा फर्क होता है। कार्यकारी मतलब जो एट अ टाइम जिसमें कार्य का निष्पादन किया जाता है। आधिकारिक मतलब हायर करके तो रख लिया है लेकिन अभी यूज नहीं किया जाता है। वैसे समझिए जैसे खेल में स्क्वाड जो है 15 खिलाड़ी के क्रिकेटर हम जनरली विदेश में भेजते हैं लेकिन खेलते कितने हैं? 11, है ना। तो आधिकारिक तौर पे इन्हें हायर तो किया गया है लेकिन खेल नहीं रहा, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसी प्रकार से समझ लीजिए, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 जो आधिकारिक भाषा है ये है भैया अरबी, चीनी मतलब मंडारिन वाला, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। और कार्यकारी जो 2 भाषाएं कौन है? अंग्रेजी और फ्रेंच, ठीक है। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, एक एक तथ्य को समझेंगे। यहाँ पे भाषा की बात हो गई है तो भाषा संबंधित जो भी एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे आपको मैं इस स्लाइड में पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। भारत की क्लासिकल भाषा सबसे पहले 2004 में तमिल बना था। वैसे हैं कितने? तो 6 है। तत्पश्चात मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत, ओडिसी को 2014 में ये आखिरी भाषा है जिसे क्लासिकल भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसे याद रखने की ट्रिक बहुत अच्छा है। साउथ इंडिया की जो भी भाषा है वो तो क्लासिकल भाषा है ही, संस्कृत और ओडिसी को जोड़ देना है तो हो गया 6 गो। अरुणाचल प्रदेश में गालू भाषा बोली जाती है, गालो है ना, गाल वाला गालो। त्रिपुरा में बोले जाने वाली भाषा को कोक बरोक कहते हैं। चीनी में बोले जाने वाला भाषा जो चीन है ना उसे मंडारिन कहते हैं। अफगानिस्तान में बोले जाने वाले भाषा को दारी या पश्तो कहते हैं। श्रीलंका में बोले जाने वाली भाषा को आपका सिंगली, हालांकि तमिल भी बोली जाती है। भूटान में बोले जाने वाली भाषा को जोंगखा कहते हैं। हाँ, तो श्रीलंका में सिंगली के साथ साथ तमिल भी बोले जाते हैं, जोंगखा कहा जाता है भूटान में। बांग्लादेश में बंगाली याद नहीं रखना है। म्यांमार में बर्मी, क्योंकि म्यांमार का को पहले बर्मा कहते थे तो ये भी याद नहीं रखना है। चलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से, फिर से घूम जाते हैं, भाषा को छोड़ के थोड़ा सा देश देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इनके सभी सदस्य यानी सभी ब्रांचेस का जो है मुख्यालय लगभग न्यूयॉर्क में ही है, लेकिन द राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये आपका द हेग नीदरलैंड में इनके हेडक्वार्टर बनाए गए हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस है। ध्यान रखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 15। कहां से आते हैं? तो 10 + 5। 5 क्या होता है? परमानेंट, और 10 क्या होता है? टेम्पोररी। टेम्पोररी की चुनाव कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। परमानेंट मतलब परमानेंटे होता है, ठीक है। देखिए जो परमानेंट है उसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका, इस प्रकार से याद रख लेंगे। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका। और 2 साल के लिए टेम्पोररी वाला। अभी 2023 दिसंबर में हमारा सदस्यता जो है खत्म हुआ था, नहीं तो हम भी थे टेम्पोररी सदस्य, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान 2023 में 2022 में हुआ था खत्म। इसके अलावा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत में अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो अरिंदम बागची। से ध्यान रखेंगे ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की तरफ से अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया है। अभी बहुत कम दिन हुए हैं तो ये करेंट सेक्शन के क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से 18। अब मैं विश्व युद्ध वाला क्वेश्चन क्यों ला रहा हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ और लीग ऑफ नेशन ये विश्व युद्ध की ही देन है, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो विश्व युद्ध की शुरुआत जो है प्रथम वाला 14 से 18 तक चला था। 14 में स्टार्ट, 18 तक चला था। इसके कारण क्या थे? कारण पूछते हैं तो भैया उस समय जो है फर्डिनेंड जो राजकुमार हुआ करता था ऑस्ट्रिया का, इसकी हत्या जो है बोस्निया की राजधानी सेरोजोवो एक जगह है वहां पे कर दिया गया था, ठीक है भाई। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में हुआ था। इसे राष्ट्र संघ कहते हैं। इसे समाप्त करके जो है संयुक्त राष्ट्र संघ बाद में बना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 तक चला था, है ना। अमेरिका द्वारा इसी विश्व युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार किसी को जान माल की क्षति पहुंचाने के लिए बाजमा की परमाणु बम की जो ट्रायल है बहुत पहले हो चुका था। ये 9 अगस्त 1945 को जो है नागासाकी पे गिराया। याद करने के लिए बहुत अच्छा है, 9 से नागासाकी, ठीक है। तो 9 अगस्त को नागासाकी, 6 अगस्त को हिरोशिमा। रेलवे वाले कान खोल के सुनिए, क्वेश्चन पूछता है। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। प्रथम विश्व युद्ध का जो है राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बताइए दिए थे। चलते हैं आगे। किस द्रव को उसके वाष्प में बदलकर उसे पुनः ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किसी भी लिक्विड फॉर्म को वाष्प में बदल दीजिए और फिर से ठंडा कर जो है उसे इस्तेमाल लायक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आसवन कहा जाता है, डिस्टिलेशन कहा जाता है। समुद्री जल इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है। समुद्री जल को डिस्टिलेशन प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है। मैंने इसे बताया था। एक बीकर ले लीजिए, नीचे जो है आप लौ दीजिए, यानी आप ऊर्जा दीजिए, लौ जलाइए, वाष्पित होगा। वो जो वाष्प है बूंद के रूप में एक दीवार से ऊपर जो है लगेगा, बाद में दूसरे कंटेनर में आप जो है
है शुद्ध जो वाष्प बन के निकला है उसको हटा लीजिए, और नीचे जो है तलछटी में अवांछित पदार्थ बैठ जाएंगे, तो समुद्री जल में नमक बैठेंगे। ठीक है, भिन्न क्वथनांक वाले 2 या 2 से अधिक वाष्पशील द्रव्यों को पृथक करने के लिए प्रभाजी वाष्पन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब वाष्पशील द्रव्य है। डिब्बा खोल के छोड़िएगा, पेट्रोल उड़ने लगता है। इसके अलावा जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, और ये है नेफ्थलीन, आयोडीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ये सभी जो है आप हवा में छोड़ दीजिएगा, उड़ जाएगा, ठोस अवस्था में रहता है, गैस बन जाएगा। इसके अलावा मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक के किसी भी अनुपात में मिलने से बनते हैं, है ना। किसी भी अनुपात में मिलेगा तो मिश्रण होगा, और एक निश्चित अनुपात में मिलेगा तो उसे हम यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे अगर आपको कोई कहे कि ये जल क्या है तो कहिएगा ये एक यौगिक है ना। लेकिन हवा क्या है? तो हवा क्या है? तो हवा एक मिश्रण है ना भैया, ध्यान रहेगी, क्योंकि हवा में नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, तो कोई अनुपात नहीं है निश्चित, है ना। तो यहाँ पे जो है आपका जल में निश्चित अनुपात है, 2 भाग हाइड्रोजन का, 1 भाग ऑक्सीजन का, तो ये मिलकर एक यौगिक का निर्माण किया जिसका नाम है जल। ठीक है, और हवा क्या है? मिश्रण में आता है। कई बार पूछे भी गए हवा क्या होता है। इनके अलावा हवा को हम किस मीटर से मापते हैं? तो एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर से हम हवा को मापते हैं। और इसी प्रकार से वो अमीटर है, सुनने में लगभग सेम होता है, तो इससे विद्युत धारा मापते हैं। ठीक है, चेटी चंद नाम से कौन से धर्म के लोग नववर्ष मनाते हैं? किस नववर्ष को मनाते हैं? तो सिंधी नववर्ष को हम चेटी चंद के नाम से मनाते हैं। सीपीओ 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तिब्बती नववर्ष को हम लोसर के नाम से मनाते हैं। देखिए ये लोसर जो है इंडिया में भी मनाया जाता है, तिब्बत में भी मनाया जाता है लोसर का त्योहार। ठीक है, और भूटान में भी मनाया जाता है लोसर का त्योहार, ध्यान रहेगी तो, है ना, क्योंकि भूटान में भी बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं और बहुल बौद्ध धर्म क्षेत्र है वो भूटान, है ना। तो तिब्बत यहाँ जो इंडिया में है, ये अरुणाचल प्रदेश, है ना, लद्दाख और आपका हिमाचल प्रदेश, ये 3 जगह जो है बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। वो लोसांग है, तो लोसांग में क्या है? 100 है ना। तो सिक्किम में क्या है? 100 है। ठीक है, तो इसे याद रखने में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ईस्टर ईसाई धर्म की त्योहार है और क्रिसमस भी ईसाई धर्म की त्योहार है। मैंने आपको बताया था कि भाई जो क्रिसमस है ये आपका जो है ना, कहाँ पर गर्मी के सीजन में सेलिब्रेट करते हैं एक प्रकार का क्रिसमस जैसे त्योहार? तो ऑस्ट्रेलिया में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे क्रिसमस का डेट फिक्स होता है 25 दिसंबर। और मेरे दोस्त जो पटना में है उनका नाम है भैया नीतीश, है ना, बख्तियारपुर घर है एक्चुअली, कहीं सुन रहा होगा, आजकल नंबर नहीं है और मैं फेसबुक चलाता नहीं तो ज़्यादा पहचान नहीं है। तो उनका बर्थडे भी 25 तारीख को है। मैं सेलिब्रेट करता था पहले जब तक पढ़ता रहा। इसके अलावा नवरोज पारसी धर्म की प्रमुख त्योहार, भारत में शुरू करने का जो है गुलाम वंशीय शासक बलबन को श्रेय दिया जाता है। ये नवरोज जो त्योहार है ना, ये भी पारसी का नववर्ष जैसा त्योहार है। इसके अलावा पर्युषण अष्टानिका पर्व, ये जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें पर्युषण काफी फेमस त्योहार है। इसके अलावा मैं बता दिया था जैन धर्म की धर्मावलंबी सबसे ज्यादा किस राज्य में वर्तमान में है? 11 जनगणना के अनुसार तो महाराष्ट्र में है। गुरु पर्व और बैसाखी ये सिख धर्म से संबंधित है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि गुरु पर्व जो है किस सिख गुरु के जो है याद में मनाया जाता है? तो आप बताइएगा गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। इनके अलावा हेलोवीन 31 अक्टूबर को मनाया जाने वाला यूरोपियन फेस्टिवल है। इसके अलावा हेमिस त्योहार जो है, अच्छा यहाँ पे हेमिस महोत्सव, रुमटेक महोत्सव, सोंगक्रेन बुद्ध पूर्णिमा, ये लुम्बिनी महोत्सव, ये सभी के सभी बौद्ध धर्म की त्योहार है। नीचे क्या लिखा है? कुछ मीठा हो जाए, तो मैं लड्डू नहीं खिलाने वाला हूँ, लड्डू आप खिलाओगे पास होके। यहाँ पे जो 4 महोत्सव का नाम है बताइएगा कि किस किस राज्य में फेमस में तौर पे मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव, है ना, रुमटेक महोत्सव, अब कहाँ गया भैया? लुम्बिनी महोत्सव। ये 3 महोत्सव का नाम आपको बताना है। रुमटेक से हिंट देता हूँ, एक बौद्ध मठ का नाम है। हेमिस भी एक बौद्ध मठ का नाम है। लुम्बिनी एक बौद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। बताइएगा भैया। इसके अलावा भारत में राजकोषीय नीति किस मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है? तो राजकोषीय नीति जो है ये आपका वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बनाया जाता है। किसी भी सरकार की राजकोषीय नीति का मुख्य मुद्दा क्या होता है? तो मुख्य मुद्दा होता है पूर्ण रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर को बनाए रखना, यानी जो मुद्रा का आपका जो सामान का जो मूल्य है बहुत ज्यादा ओवरलैप नहीं होना, मतलब स्थिरता प्रदान करना। इसमें विकास दर को मजबूती के साथ स्थिरता प्रदान करना। यहाँ पे स्थिरता से बहुत बच्चा सोच रहा होगा स्लो करने
करने को सोच रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्थिरता मतलब कि जो विकास हो रही है वो सुचारू ढंग से होती रहे। ऐसा नहीं कि 5 दिन हुआ विकास और अगले दिन बिल्कुल ठप हो गया, ग्राफ बिल्कुल नीचे आ गया, तो ऐसा नहीं। तो ये सब जो है मेन पहलू होते हैं राजकोषीय नीति का, ठीक है। राजकोषीय घाटा की स्थिति कब उत्पन्न होती है? फिजिकल डिफिसिट। तो भाई जब आमदनी कम और खर्चा ज्यादा होगा तो घाटा की स्थिति उत्पन्न होगा। चूंकि हम इंडिया या फिर किसी देश के पूरे सरकार के लेवल में बात कर रहे हैं, इसीलिए राजकोषीय शब्द लगा देते हैं और घाटा लगा देते हैं। तो राजकोषीय घाटा यानी सरकार की जो आय का मीडियम है ना, टैक्स वगैरह होते हैं, है ना, तो ये जो आता कम है और जाता ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में फिजिकल डिफिसिट की स्थिति उत्पन्न होती है। भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण वित्त मंत्रालय करता है और मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध स्थापित करते हैं किस माध्यम से? राजस्व एवं वित्तीय समावेशन के बंटवारे के साथ से, ठीक है भाई। ये जो है एक भाईचारा स्थापित करने के लिए जो है वित्त आयोग का गठन करा जाता है। ये कौन सी निकाय है? पंचवर्षीय निकाय है, 5 साल में एक बार होता है। वित्त आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं, आर्टिकल 280 इसमें इस्तेमाल होता है। और वर्तमान में 16वीं वित्त आयोग का गठन हो चुका है। इनके अध्यक्ष जो है नीति आयोग के प्रथम जो है आपका उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। आशा करते हैं कि ये भी कहानी, ये पूरा लाइन आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कौन से जो है संविधान के कौन से भाग जो है केंद्र राज्य संबंध के बीच में केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित है? आप लोगों के लिए कमेंट में एक क्वेश्चन रखा हूं, बताइएगा। इनके अलावा भारत में वित्त आयोग के द्वारा, क्योंकि मैं अनुसूची भी बता चुका हूं और आपका भाग भी बता चुका हूं कि कहां से केंद्र राज्य संबंध की बात होती है, ठीक है। वित्त आयोग के द्वारा मुद्रा योजना, है ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना 15 में आया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में आया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये रिक्स वाला मतलब जो है आपका 2 लाख रुपया का जो मुआवजा मिलता है हताहत होने पे, तो ये सभी के सभी वित्त मंत्रालय के द्वारा पोषित हैं। इनके अलावा वर्तमान वित्त मंत्रालय में मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट सन्मुखम शेट्टी पेश किए थे। सन्मुखम शेट्टी, थोड़ा सा गलत हो गया, सही करके दूंगा। भारत में गणतंत्र भारत की प्रथम बजट जॉन मथाई, और सबसे अधिक बार बजट आपका जो है मोरारजी देसाई साहब। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टेड है क्योंकि ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में 2 बार पूछे जा चुके हैं अलग अलग आदमी को लेके। ये तीसरी महिला इस प्रकार की कारनामा की है जो आपके एग्जाम में आने के लिए क्वेश्चन एकदम आतुर है, ठीक है। नवंबर 2023 में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिजोरम में सबसे युवा महिला, लिखा है क्वेश्चन में, के रूप में किसे चुना गया? तो ये जो है भैया मिजोरम के इतिहास में सबसे युवा महिला सांसद के रूप में चुनी गई है बेरिल बिहसंगी। इस प्रकार से नाम है, बिहसंगी नाम है, बेरिल बिहसंगी। पेशे से ये एक मॉडल है। मॉडल मतलब जो सिनेमा वगैरह से जुड़े नहीं होते, मॉडलिंग करते हैं वैसा, है ना। तो ये है, और ये मिजोरम में जो है जेपीएम के तरफ से टिकट लेकर खड़ी हुई थी और इत्तेफाक से जीत भी गई। और मिजोरम में 40 सीट पे चुनाव हुआ जिनमें 27 सीट जेपीएम को मिला है, ठीक है, जेपीएम को मिला है। 2 सीट यहाँ पे मेरे ख्याल में 2 सीट आपको यहाँ पे बीजेपी को मिला था, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे सस्पिशन है। 2 सीट ही बीजेपी को मिला था और 1 सीट कांग्रेस को मिला था। थोड़ा देख लीजिएगा भैया, ये वाला बातों को इग्नोर कीजिएगा, हर चीज जो है इतने थोड़ा नहीं रह पाता है, तो ये थोड़ा निकल गया है मेरे दिमाग से, तो देख लेंगे हम भी, फिर बता देंगे। लेकिन यहाँ पे 27 इसको मिला और इनका सरकार बना है। ये अभी जो मुख्यमंत्री है मिजोरम में कौन है? लाल दहुमा है, लाल दहुमा है। और ये जो है ऐसे नहीं है जैसे केजरीवाल है ना आपका, वैसे ही समझ लीजिए लाल दहुमा को। ये भी अधिकारी रह चुके हैं पास्ट में। इनके अलावा नागालैंड की प्रथम महिला राज्यसभा में जो बनी थी फंगनोन कोन्याक, तो ये क्वेश्चन आपको 2 बार एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए मैंने इन्हें रख लिया है क्योंकि ये भी आएगा। देश में सबसे कम उम्र की महिला चंद्रानी मुर्मू 2019 में चुनी गई थी सांसद के रूप में, महिला सांसद है सबसे कम उम्र की, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो ऐसा नहीं कि बच्चे समझ ले कि भाई मिजोरम वाला बता दिया तो ये चंद्रानी मुर्मू वाला रिकॉर्ड हट गया, तो ये नहीं। चंद्रानी मुर्मू मात्र 25 वर्ष में महिला सांसद बनी थी, चुनी गई थी, ठीक है भाई, ध्यान रहेगी। देखिए एक्सेप्ट जब तक आप नहीं करते हो कोई चीज को, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे किसी भी सेक्टर में, पढ़ने या फिर प्राइवेट जॉब करते हो, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। आपको नहीं आता है क्लास में, कुछ बच्चे तो इसलिए खड़ा नहीं होते हैं, जो मैं पढ़ता था अभी मैं देखता था कि लोग हंसेंगे, है ना, अरे हंसने दो ना,
ना, कल होके सीख लोगे तो वही आदमी ताली बजाएगा तो हंस 50 बार, लेकिन जब तक नहीं समझ में आया पूछो, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो चीज नहीं एक्सेप्ट कीजिए, नहीं आता है सीखेंगे, है ना। देखिए अरुणाचलेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये है भैया आपके तमिलनाडु में। कहाँ पे है, अरुणाचलेश्वर। देखिए नाम से ऐसा लग रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में होंगे, इसीलिए मैंने इन्हें रखा है। तमिलनाडु के अन्य प्रमुख मंदिर में आएंगे तो ब्रह्मापुरेश्वर मंदिर, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, ये सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है क्योंकि राजराज चोला ने, चोल शासक ने बनवाया था। मदुरई की मीनाक्षी मंदिर, महाबलीपुरम की शोर मंदिर, ये भी बहुत फेमस है। कुमारी अमन्ना मंदिर, ये इस प्रकार से नाम है इसका, अमन्ना, अमन्ना, ठीक है। तो ये भी आपके कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है। इनके अलावा केरल में आएंगे तो सबरीमाला, सबरीमाला टेम्पल, अट्टाकल्लू भगवती मंदिर, ये मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पे अट्टाकल्लू पोंगल होती है। वैसे पोंगल तमिलनाडु में होती है, लेकिन अट्टाकल्लू पोंगल जो होती है ये आपका केरला में होती है, वहां के महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पे, अट्टाकल्लू भगवती मंदिर में। अनंतपुर झील मंदिर, कोट्टायम महादेव मंदिर, ये सभी के सभी कहाँ पे है दादा, केरल के अंदर है। अब मंदिर देख लिए, थोड़ा सा मस्जिद देख लेते हैं। देश का सबसे पुराना मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद, ये भी केरल में है। और देश में सबसे पुराना कैथेड्रल जो आपका चर्च है ये आपका कहाँ पे है, सेंट थॉमस चर्च, ये कहाँ पे है, ये भी आपका केरला के अंदर ही है, ठीक है। नरसिंह मंदिर, वीरभद्र मंदिर, वीरभद्र, वीरभद्र मतलब महादेव का ही एक रूप है। जब सती माता आग में दफन हो गई थी, है ना, तभी वीरभद्र का अवतार लिए थे प्रभु ने, और जो थे ना सती के पिता, क्या नाम है भैया, प्रजापति, उनकी जो हत्या करे थे। नरसिंह मंदिर, वीरभद्र मंदिर, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर, ये सभी के सभी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, केशव मंदिर, कोटि लिंगेश्वर मंदिर, ये सभी के सभी कर्नाटक में है। देखिए जो याद है उसे छोड़िएगा, जो नहीं याद है उसे ध्यान दीजिएगा टकटकी लगा के। अगला है गुरु पूर्णिमा, जो भारत में हिंदुओं, जैनों और बौद्धों के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है ना। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा। अभी बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे, अभी मैंने जो बताया था ना वो गुरु पर्व था, जो आपके सिख धर्म के लोग मनाते हैं गुरु पर्व, और नानक साहब के जो है याद में मनाए जाते हैं। तो ये आखाड़ में मनाया जाता है आपका कौन सा, गुरु पूर्णिमा, आखाड़ में, है ना। आखाड़ मतलब धान उनका खेती होता रहता है उस समय। इसके अलावा यह त्योहार प्रतिवर्ष आखाड़ के महीने में अर्थात जून जुलाई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कहा ना मानसून में जो होता है ना, हमने गाँव घर में जहाँ धान लगता है तो आखाड़ के महीना में लगता है। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा, लोसर ऐसा त्योहार है जो भारत के साथ साथ भूटान और नेपाल के लोग भी मनाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो लोसर है, अभी मैंने बताया था कि तिब्बत में बड़े पैमाने पे मनाया जाता है, इसीलिए लोसर के लिए कोष्ट में अलग से लिखा गया है कि लोसर तिब्बत में भी मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के अलावा। होली का त्योहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीना फागुन में मनाया जाता है। मणिपुर में होली के जैसा कौन सा त्योहार है, याओसांग, इसमें थबल चोंगवा नृत्य होता है। गोवा में होली के जैसा कौन सा त्योहार है, सिमगो, इनके उपलक्ष्य में चिकल कालो जैसे, है ना, कृत्य परफॉर्म किए जाते हैं, जो मड जैसा डांस है, ठीक है भाई। इसके अलावा दुर्गा पूजा हिंदू कैलेंडर आश्विन महीना में मनाया जाता है, और कार्तिक महीना में दिवाली, ये सब पूछे जाते हैं। इनके अलावा भारत में अधिकांश भूभाग में नव वर्ष का त्योहार चैत्र में मनाया जाता है। चैत्र अप्रैल में आता है इंडिया में, तो चैत्र में मनाया जाता है ना। इसके अलावा, है ना, किस भारतीय अभिनेत्री को सर्वप्रथम 1968 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देखिए ये अभिनेत्री के साथ साथ नर्तकी भी है, तो इसे इस प्रकार से अभिनेत्री लगा के क्वेश्चन पूछ लिए तो 1968 में बैजंती माला को। आप जानते हैं कि 2024 में बैजंती माला को पद्म विभूषण दिया गया है, तो ये चर्चे में है और चर्चे में है, तो इनका जो है पास्ट भी खंगाल के रखिए। बैजंती माला अभिनेत्री कम जो है आपकी नृत्यांगना थी भरतनाट्यम की, है ना। इसके अलावा 2024 में इन्हें पद्मा सुब्रमण्यम, चिरंजीवी, बिंदेश्वर पाठक और वेंकैया नायडू साहब के साथ भरतनाट्यम इन्हें भी दिया गया है। 5 आदमी को जो है पद्म विभूषण दिया गया है इस बार 2024 में। तो भरतनाट्यम में 2 थे, एक वो चिरंजीवी मतलब आपका जो है साउथ एक्टर, और वेंकैया नायडू साहब आपका जो है राजनीति में, और एक बच गए कौन भैया, बिंदेश्वर पाठक बिहार के, ठीक है। इसके अलावा 1968 में पंडित रविशंकर साहब को भी ग्रैमी अवार्ड पहली बार मिला था, इंडिया के लिए जीत के लाए थे। पंडित रविशंकर साहब सितार से संबंधित है, वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए जीते थे, और 5 ग्रैमी अवार्ड के साथ सबसे
सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले में भी पंडित रविशंकर हैं। महिला में भारत के लिए पहला ग्रैमी अवार्ड तन्वी शाह ने जीती थी जय हो को जो है रूपांतरण करने के लिए। वैसे ग्रैमी अवार्ड के विजेता गुलजार भी है और आपका AR रहमान साहब भी है। AR रहमान साहब को भी जय हो के लिए ही दिया गया था, स्लमडॉग मिलियनेयर पिक्चर के गीत है। इसके अलावा 1924 में प्रथम भारत रत्न अवार्ड किन्हें किन्हें मिला था, तो एक साल में 3 भारत रत्न एक आदमी को, अभी इस साल के लिए 2 आदमी का ऐलान हो चुके हैं। ये 2 पर्सन कौन है भाई, तो एक तो आपका जो है कर्पूरी ठाकुर साहब और एक जो है कल घोषणा हुआ लाल कृष्ण आडवाणी साहब को भी दिया जाएगा। ठीक है, तो लाल कृष्ण आडवाणी साहब और आपका जो है कर्पूरी ठाकुर साहब को 2024 में पहली बार जो दिया गया सी राजा गोपालाचारी साहब को, जो हमारे स्वतंत्र भारत के है ना प्रथम वायसराय, प्रथम भारतीय वायसराय या फिर अंतिम वायसराय भी आप कर सकते हो। इनके अलावा CV रमन साहब के, जो प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने नोबेल पुरस्कार 1930 में जीते थे, और हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति S राधाकृष्णन साहब को फर्स्ट लॉट में दिया गया था। ममल्लापुरम नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु में, क्योंकि ममल्लापुरम एक जगह का नाम है तमिलनाडु में जो पल्लव वंश के शासक के द्वारा बसाया गया था। तो इनके नाम पे जो है आपका नृत्य महोत्सव भी मनाया जाता है। तो ये कहां पे होता है, तो ये होता है आपका तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तमिलनाडु के अन्य नृत्य महोत्सव में आएंगे तो नित्यांजलि, नाट्यांजलि महोत्सव, भरतनाट्यम, तो ये तो त्योहार ही है, सॉरी क्लासिकल नृत्य है, सादीरट्टम भी कहा जाता है। पोंगल ये त्योहार है ना, मकर संक्रांति के समय, इसी में आपका जलीकट्टू नामक खेल का आयोजन होता है। पोतांदु ये नव वर्ष है और थाईपुसम सुई चुभोने वाला त्योहार है। ये सभी के सभी तमिलनाडु के हैं। इनके अलावा खजुराहो नृत्य महोत्सव, नाम से स्पष्ट है खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा खजुराहो का मंदिर कौन बनवाया, चंदेल शासक ने, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये किस शैली में बनी है, तो नागर के साथ साथ पंचायतन शैली में बनी है। रामलला का मंदिर नागर शैली में बनाया गया है। उत्तर भारत के मैक्सिमम मंदिर नागर शैली में होते हैं, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में होता है। द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम विशेषता होती है। गोपुरम क्या होती है, एक लंबी गलियारा होती है। इस मंदिर परिसर में सबसे बड़ी मस्जिद कौन, सॉरी माफ कीजिएगा, सबसे बड़ी मंदिर जो है ये आपका कंदरिया महादेव मंदिर है। कहाँ पे, खजुराहो में, इस मंदिर परिसर में। इनके अलावा मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव ये कहां पे होता है, कोणार्क नृत्य महोत्सव कहां पे होता है, बाली यात्रा कहां पे होता है, ये सभी के सभी उड़ीसा के अंदर होता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव के साथ साथ जो है आपका ये बाली यात्रा के साथ साथ मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये जगन्नाथ रथ यात्रा, इसके अलावा जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ साथ में एक धनु यात्रा, ये सभी के सभी कहां पे होता है भैया, मैं उड़ीसा में होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा के समान में, बलराम भी लिखिएगा, अगर तीनों पूछता है तो तीनों, बलराम, सुभद्रा, भगवान जगन्नाथ, इनके सम्मान में जो है आपका रथ यात्रा निकाला जाता है उड़ीसा में। तो इसी प्रकार का रथ यात्रा का आयोजन है ना गोचा महोत्सव के अवसर पे छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इस स्लॉट में यही चीज लिखा है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज धनु यात्रा के बारे में लिखा है जो उड़ीसा से संबंधित है, कि धनु यात्रा जो है ये दुनिया के सबसे बड़े ओपन थिएटर के दर्जा वाला जो है आपका त्योहार है। इनके अलावा मोढेरा नृत्य महोत्सव ये गुजरात में है, जो मेहसाना प्रांत में है। इनके अलावा मेहसाना भैंस भी होता है। इसके अलावा मोढेरा सौर ऊर्जा से संचालित भारत का प्रथम गांव है। सौर ऊर्जा से संचालित भारत का प्रथम सिटी कौन सा है, बताइएगा। इसके अलावा गुजरात के पालिताना प्रमुख जैन मंदिर है। गुजरात में पतंग महोत्सव भी होती है। इसके अलावा मकर संक्रांति पर गुजरात में कौन सी फेस्टिवल, मकर संक्रांति के जैसा, तो उत्तरायण। निशागिंधी नृत्य महोत्सव केरल में मनाया जाता है। केरल के अन्य त्योहार में ओणम बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 दिन तक होता है। मकर विलक्कू केरल में होता है मकर संक्रांति में। इसके अलावा विशु नववर्ष है, मलयाली नववर्ष है। अट्टुकल पोंगल अभी बता दिया कि केरल में जो है अट्टुकल भगवती मंदिर वहां पे मनाया जाता है। वैसे पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। माजुली महोत्सव ये असम में होता है, क्योंकि माजुली बेसिकली एक आइलैंड है जो आपके कहां पे है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर स्थित है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी आइलैंड है नदी वाली। इसके अलावा कामाख्या मंदिर परिसर में आपका अंबुबाची मेला भी असम का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने आंध्र प्रदेश राज्य की गठन हेतु, जो पहले मद्रास प्रांत में हुआ करता था, 56 दिनों तक उपवास किए थे। देखिए इंडिया आजाद होने से पहले न 3 प्रांत को काफी ज्यादा तजब्बो दिया जाता था, और यही 3 था, एगो मद्रास, एगो बम्बई, एगो कलकत्ता, जिसमें सबसे ज्यादा सर्वा कलकत्ता को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंसी दी जाती थी उस समय, है ना। तो जो मद्रास प्रांत में आपका आंध्र प्रदेश आता था, तो उसे अलग राज्य बनाने के लिए जो है कौन उपवास किए थे या फिर हड़ताल किए थे 56 दिनों तक, तो ये थे पोट्टी श्रीरामल्लू, इस प्रकार से नाम है ना। इनके अलावा
भारत में भाषाई आधार पे बनने वाला राज्य, प्रथम राज्य कौन है? वो भी आंध्र प्रदेश है बाद में। इसके अलावा सभी तटीय राज्यों में दूसरी सर्वाधिक लंबी सीमा कौन रखती है? तो आंध्र प्रदेश ही रखती है, और पहला गुजरात। टोटल कितने हैं हमारे तटरेखा की लंबाई? कमेंट कीजिएगा। इनके अलावा आंध्र प्रदेश स्थित विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ये इंडिया के सबसे गहरा वाला लैंड लॉक्ड बंदरगाह है। देखिए मैंने बंदरगाह से एक एक बात बता दिया हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए तो मुझे दोष मत देना। मैं कौन से वीडियो बताया हूं ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन लेटेस्ट जो करंट रनिंग है आपके 3 क्लास यूपी पुलिस, बिहार एसएससी और आपका जो है एसएससी, तो इसी में से है। इसलिए बोलता हूं जो भी कंटेंट देते हैं उसे जरूर देखिएगा, है ना, काम आएगा भाई। अकेला आदमी एक एक वीडियो तो आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज के शिकार हुए थे का 1927 में जो है साइमन कमीशन बनके तैयार हुआ था। 1928 में जो है भारत आया था। यहाँ पे 28 कर देना सही रहेगा। इनके अलावा कैदियों के साथ दुर्व्यवहार के चलते क्रांतिकारी जतीन दास ने 63 दिन तक भूख हड़ताल करते हुए अपने प्राण को त्यागे थे। और जतीन दास किससे जुड़े हुए थे? तो हसरा से। यह हसरा क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी गठन कब हुई थी? 1928 में हुई थी। ये किसका रूप है? चारे का रूप है। चारे का गठन कब हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में कौन किए थे? सचिंद्र सन्याल और उनके सहयोगी ने किए थे। यह हसरा का नामकरण यानी चारे से बदल के यह हसरा कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? तो ये दिल्ली के अंदर हुआ था। क्यों? कौन किए थे? तो भगत सिंह किए थे और उनके सहयोगी यानी जो नौजवान सभा के सदस्य थे। नौजवान सभा शब्द आया है, कब गठन हुआ था नौजवान सभा का? 1926 में भगत सिंह के द्वारा। ठीक है भाई। इसके अलावा चौरा चौरी हत्याकांड, ये भी हड़ताल के जैसा है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इसमें जो है जो अधिकांश नेता थे कि पक्षधर थे कि भाई असहयोग आंदोलन को बंद नहीं होना चाहिए हर हाल में, लेकिन जो चौरा चौरी हत्याकांड होता है जो हिंसक मोड़ ले लेता है, तो इसमें गांधी जी जो है इसे बंद करने का निर्णय लेते हैं 1922 में। और गांधी जी का अस्त्र क्या था आप सभी जानते हैं। इनके अलावा सत्य और अहिंसा। इसके अलावा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में। अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन? न्यायमूर्ति फजल अली। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा निम्नलिखित में से भारत के प्रमुख पुरस्कार तथा उसकी स्थापना वर्षों के साथ किसका मिलान जो है गलत या किसका मिलान सही है पूछ रहा है। हालांकि भारत के साथ इंटरनेशनल भी लिखना चाहिए। देखिए मैं क्वेश्चन खुद ही फॉर्मेट करता हूँ तो इसीलिए यहाँ पे जो है इंटरनेशनल भी लिखना चाहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1967 सही है क्या? नहीं सही है। भारत रत्न की शुरुआत 1955, ये सही है क्या? ये भी नहीं सही है। क्या हो बेटा? हाँ, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1967 ये सही नहीं है। भारत रत्न 1955 ये भी सही नहीं है। अर्जुन पुरस्कार 1961 ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। 1961 में अर्जुन पुरस्कार सही होगा। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होती है। यह पुरस्कार खेल में दिया जाता है। 2023 के लिए 26 खिलाड़ी को दिया गया था। पिछले क्लास में हमने बता दिया कि किस किस खेल में किस किस को दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में होती है। प्रथम लॉट में जो है 3 महान आदमी को दिया जाता है। एक एस राधा कृष्णन साहब को, एक आपका जो है सी राजागोपालाचारी साहब को और सी.वी. रमन साहब को। अभी 2024 में कर्पूरी ठाकुर और आपका लालकृष्ण आडवाणी साहब को। इसमें जो आकृति बने होते हैं जो ये इनाम पत्र में, तो ये आपका पीपल के पत्ते का जो है आकृति बना होता है। इनके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। प्रथम जो विजेता है वो 65 में पहली बार पुरस्कार दिया गया। और ये विजेता कौन बने थे पहले? जे शंकर कुरूप, लेकिन ये मलयाली भाषा के थे। लेकिन आपको जब पूछेगा एग्जामिनर, अगर ऐसा पूछ ले कि प्रथम हिंदी भाषी में जो है ज्ञानपीठ किसे मिला, तो सुमित्रा नंदन पंत साहब को मिला था 1968 में। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। पहली जो विजेता मलयाली भाषा के लिए। और अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है लेटेस्ट वाला कल बता ही दिए थे। इनके अलावा बुकर पुरस्कार 1969 में होता है। एगो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, एगो तो बुकर पुरस्कार है, एगो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या होता है कि भाई किसी भी भाषा में किताब लिखा गया उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर अंग्रेजी रूपांतरण उसका हो जाता है और पुरस्कार के लिए सिलेक्ट होगा तो उसे मिलेगा। ठीक है। तो 2005 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का। बुकर वाला 1969 में ढेरों चीज है, आपको याद ही होगा, बताया हूं। इसके अलावा अंग्रेजी के रूपांतरण के लिए बता दिए। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता है भारतीय मूल के, ये आपका अरविंद अडिगा है, किरण देसाई है, गीतांजलि श्री है। BS नयपाल को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय मूल के जो है लेखकों में दिया गया था, यहाँ पे लिखा गया है। इनके अलावा ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत के लिए पहली बार ऑस्कर जो है भानु अठैया जीती थी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। इनके अलावा 2023 में नाटू नाटू को दिया गया था, है ना, नाटू नाटू को दिया गया था। ये RRR पिक्चर की एक सॉन्ग है ना। इसके अलावा
द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुआ था। खेल के प्रशिक्षकों को दिया जाता है। 2023 में 8 खिलाड़ियों को कोचों को दिया गया है। 3 को जो है लेफ्ट श्रेणी में और 5 को रेगुलर श्रेणी में। इनके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से हुआ था। 2021 में इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया और इस बार सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया, जो एशियाई खेल में बैडमिंटन की युगल जोड़ी में पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया है। अटल पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी होती है? देखिए, अटल पेंशन योजना में आप जैसे आप होता है ना कि जितना लगाओगे उतना पाओगे, वैसा है ना। तो न्यूनतम जो मासिक की राशि है 1000 रुपया महीना है और अधिकतम जो है 5000 रुपया महीना है। ठीक है, तो जैसा आपसे पूछेगा वैसा आंसर देना है ना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ था कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये योजना जो है असंगठित क्षेत्र के लोगों पे लागू होता है, यानी कोई अगर एम्प्लॉय वगैरह है तो उस पर लागू नहीं होगा। इनके अलावा अटल पेंशन योजना के लाभार्थी की उम्र 18 से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। पेंशन की राशि 60 वर्ष पूर्ण होने पे दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अटल पेंशन योजना में मैक्सिमम पेंशन की राशि कितनी है? 5000 रुपया प्रति महीना और न्यूनतम अभी आपने देखा 1000 रुपया प्रति महीना। 12 जनवरी 2024 को मुंबई में अटल सेतु का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह इंडिया में इस समय सबसे लंबी सेतु है और सबसे लंबी सेतु समुद्र के ऊपर भी। ठीक है, अटल से जो भी नाम जुड़ा रहेगा यहाँ पे बताऊंगा। इसके अलावा मैंने बताया था कि भाई भूपेन हजारिका साहब जो सेतु है उनको नहीं भूलना है, क्योंकि नदी पर स्थित अभी भी सबसे लंबा ब्रिज जो है भूपेन हजारिका ब्रिज ही है। रोहतांग दर्रा का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया। रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में था, यहीं के पास से ब्यास नदी निकलती है और ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा होता है। ठीक है, इनके अलावा भारत में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को 2015 में भारत रत्न दिया गया था। स्वतंत्र भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? देखिए, बहुत ज्यादा होशियार होने के बाद भी बच्चे जो है इस प्रकार के प्रश्नों को एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो जाकिर हुसैन साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ये स्वतंत्र भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति बने। पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन साहब थे, जो आगे चलकर देश के तीसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, और ये पद पे रहते हुए इनका डाइन हार्नेस हुआ था। ठीक है भाई, ध्यान रहेगी। इनके अलावा देखिए, 2 कार्यकाल के लिए पहली बार राष्ट्रपति का जो पहली जो उपराष्ट्रपति हुआ राष्ट्रपति हुए स्वतंत्र भारत में, दोनों जो है 2 कार्यकाल के लिए रहे, है ना। तो सबसे अधिक दिन तक अभी प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है नेहरू साहब के, नेहरू जी के नाम ही है। ठीक है, तो ये जो है पहली बार बैठे ना, तो ये ज्यादा दिन रहे। तो 2 बार राष्ट्रपति भी एकमात्र अभी तक राजेंद्र प्रसाद साहब रहे। 2 बार उपराष्ट्रपति, हालांकि वेंकैया नायडू इन चीजों को जो है ये कर दिया, बराबर कर दिया, लेकिन फिर भी। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब 2 बार रहे थे, 1952 से 62 तक। इनके अलावा इस पद पे जो है अगली जो उपराष्ट्रपति बने थे, तो ये आए थे आपका जाकिर हुसैन साहब। अब थोड़ा सा सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के बारे में देखते हैं। तो इनके जन्मदिन पे 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है। पहली बार इन्हें भारत रत्न दिया गया था। इनके अलावा 2023 में टीचर्स डे के अवसर पे कुल 75 टीचर को सम्मानित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जो मैडम है राष्ट्रपति अभी हमारे, इनके द्वारा। इनके अलावा भारत में द्वितीय उपराष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, यह देश के तीसरे राष्ट्रपति भी बने जिन्हें पद पे जो है मृत्यु प्राप्त हुई थी। देश की तीसरे उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे, जो आगे चलकर भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के साथ साथ देश के फुल काल के लिए भी राष्ट्रपति बने थे, बीबी गिरी। ठीक है, इनके अलावा जगदीप धनखड़ साहब, ये देश के 14वें उपराष्ट्रपति है। 15वां राष्ट्रपति चल रहा है, 15वां प्रधानमंत्री चल रहा है, 14वां उपराष्ट्रपति चल रहा है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में संविधान में वर्णन कहां पे है? 63 में है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, न कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं करते हैं, एक ऑप्शन उपराष्ट्रपति होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, नियुक्ति नहीं होती। और इसके अलावा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है राष्ट्रपति का कार्यभार लाइक कौन देखते हैं? तो प्रभारी के रूप में उपराष्ट्रपति ही होते हैं। इनके अलावा अगर उपराष्ट्रपति भी न रहे तो चीफ जस्टिस देखते हैं इंडिया का। इनके अलावा मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं। तो इनके साथ बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति तो ये है आपके भैया नीलम संजीव रेड्डी, जिन्होंने निर्विरोध चुना गया था राष्ट्रपति के रूप में।
चीन के साथ भारत के कुल कितनी राज्यों के और या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है? एक बार सीमा से रिवीजन करना जरूरी था, एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इस क्लास में कभी सीमा वाला बात नहीं किया हमने। हाँ, खाली एक दिन अरुणाचल प्रदेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है ये बात बताया था। ठीक है, तो 5 राज्यों के साथ चीन का लगता है, 5 राज्यों के साथ आपका नेपाल का लगता है, 5 राज्यों के साथ आपका बांग्लादेश के साथ लगता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो चीन के साथ जो 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है ये कौन कौन है? तो लद्दाख लग जाता है सबसे पहले, है ना, जहां से ये पाकिस्तान जाता है तो लद्दाख को छूते हुए जाता है चीन। इसके अलावा नेपाल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश ये चाइना के साथ लगता है। समग्र भारत को चीन से विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। अब पाक जलडमरू मध्य कहां पे है? श्रीलंका और भारत के बीच। रेल क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं रहेगा तो बांग्लादेशों के बीच में होगा। खैबर दर्रा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच। 49वीं समांतर रेखा, है ना, अमेरिका कनाडा के बीच। 38वीं समांतर रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच। 24वीं समांतर रेखा इंडिया और पाकिस्तान के बीच। 24वीं समांतर रेखा भी है लेकिन पाकिस्तान इसे नहीं मानता है। इनके अलावा देखिए मैंने बताया था कि एगो एलओसी होता है और एगो एलएसी होता है। तो एलओसी पर तो पिक्चर बन गया है। एलएसी क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भारत और चाइना के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। एलओसी जो है ये भारत और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेपाल के साथ भी भारत के 5 राज्य लगती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी भारत के 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इनके अलावा पाकिस्तान के साथ भी भारत के 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन लगते हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 2 गो यूटी और 3 गो जो है केंद्र शासित प्रदेश। जब तक ये यूटी नहीं बना था तब तक 4 होता था। उसका मैं शॉर्ट ट्रिक क्या बनाया था आपने जब मैं पढ़ता था? पंगु राज बनाया था, पंगु राज। ठीक है, पंजाब, गुजरात इस प्रकार से बनाया था। लेकिन अब जो है 5 गो हो गया क्योंकि यूटी 2 बन गए 2019 में, है ना, जम्मू कश्मीर को तोड़ के। इसके अलावा म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। मम्मी जल्दी आना, मम्मी आना बता दिया था आपको। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान के साथ जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 राज्यों का इनका भी सीमा लगता है। अफगानिस्तान के साथ एकमात्र लद्दाख की सीमा लगती है और सबसे छोटी सीमा भी लगती है 106 किलोमीटर की। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096.6 किलोमीटर की। ठीक है भैया, ध्यान रहेगी। इसके अलावा ये जो इमेज है ये मैं इसलिए रख लिया हूं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को आप कभी ना भूलें कि किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, ये है पश्चिमी घाट, यहाँ पे कोकण तट, केंद्रा तट, मालवार तट, काठियावाड़ तट मिलेगा। इधर आएंगे उत्तरी सरकार मिलेगा, है ना, पूर्वी घाट मिलेगा, कलिंग तट मिलेगा, उत्कल तट मिलेगा। ये सब ध्यान रखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है क्योंकि ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी पहाड़ यहाँ पे होती है। ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया। इसके अलावा हेनसांग प्रमुख चीनी यात्री किस पल्लव शासन के काल में दक्षिण भारत की यात्रा की? तो नरसिंह वर्मन के काल में। हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्य किया और अपना एक लेख लिखा जिसका नाम है सीयू की। ठीक है, इसके अलावा हर्षवर्धन, नागानंद और रत्नावली। हर्षवर्धन जो है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 अलग अलग बुक का नाम है जिन्होंने खुद रचना किया। इसके अलावा एक हर्ष चरित्र जो हर्षवर्धन के ऊपर लिखा गया किताब है, ये कौन लिखा था? तो हर्ष चरित्र के लेखक है बाणभट्ट। कौन है? जो हर्ष के दरबारी थे। इसके अलावा हर्ष के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो हर्ष के प्रारंभिक राजधानी आपसे पूछा जाता है तो जो वर्धन वंश की राजधानी थी तो वही हर्ष की राजधानी यानी थानेश्वर। तो बाद में जब हर्ष सत्ता में आया तो इन्होंने अपने राजधानी को कन्नौज ट्रांसफर कर लिया। वैसे मोहम्मद बिन तुगलक कहां पे राजधानी ट्रांसफर किया था? कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा के किनारे 618 ईस्वी में युद्ध होता है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। पल्लव वंश के शासक कौन थे भैया? संस्थापक सिंह विष्णु, इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये वैष्णव धर्म को फॉलो करने वाले थे। सबसे प्रतापी राजा महेंद्र वर्मन, जिन्होंने मत विलास प्रहसन नामक जो है एक ग्रंथ की रचना की। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हत्या कर जो है बादामी पर अधिकार कर लिया था। और पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के होंगे आप समझ रहे हैं। इसके अलावा बातापी कोंडा का उपाधि धारण करने वाले भी नरसिंह वर्मन प्रथम थे। क्या हुआ? पुलकेशिन द्वितीय को हत्या करके जो है बादामी पर जो है अधिकार कर लिया और फिर बातापी कोंडा इस बादामी के नाम से ही अपना जो है उपनाम ले लिया। इन्होंने मामल्लपुरम नामक नगर बसाया। जो अभी आपने एक देखा था कि मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव तमिलनाडु में होता है, तो ये नगर का जो मतलब निर्माण करता है ये आपका नरसिंह वर्मन है प्रथम। ठीक है, पल्लव वंश के प्रभावी शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्होंने कांची में कैलाशनाथ मंदिर
मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। और एगो कैलाशनाथ का मंदिर आपके महाराष्ट्र के गुफा में है, जो राष्ट्रकूट शासक श्री कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो रेलवे बहुत पूछता है। इनके अलावा राष्ट्रकूट ने पल्लव के नदी, एक सेकेंड, राष्ट्रकूट के पल्लव शासक नंदी बर्मन होगा यहाँ पे, ठीक है, नंदी बर्मन द्वितीय, नंदी बर्मन द्वितीय का अच्छा संबंध था किससे? राष्ट्रकूट से, क्योंकि जो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्गा, उनकी पुत्री का नाम था रेवा, रेवा से शादी किए थे कौन भैया? नंदी बर्मन द्वितीय, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, रिलेशन बनेगा तो क्या होगा, मतलब क्या होता है, मिलान ज्यादा हो जाता है भैया थोड़ा सा, है ना। इसके अलावा अथर्ववेद को कुल कितने खंड में संग्रहित किए गए हैं? तो संकलन किए गए हैं, या फिर तो ये 20 खंडों में, ठीक है भाई। अथर्ववेद को, अथर्ववेद चारों वेदों में क्या है? सबसे बाद वाली वेद है। इसमें जादू टोना, विवाह गीत, मंत्र, रोग इत्यादि, गोत्र इत्यादि शब्द का जो है आपको जिक्र मिलेगा। अथर्ववेद के उपवेद को क्या कहते हैं? तो अर्थवेद कहते हैं। इसके अध्ययन करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। इस वेद के उपनिषद में मुंडक उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, इस प्रकार से जो है उपनिषद प्रमुख है। देखिए वेद होता है, उसके ब्राह्मण और उपनिषद अलग अलग होते हैं, लेकिन जो ऋग्वेद है उनके ब्राह्मण और उपनिषद दोनों सेम है, ठीक है। इसीलिए ऋग्वेद से ज्यादा पूछा जाता है कि इसका उपनिषद क्या है, ठीक है भाई, ज्यादा बार पूछा जाता है। आपने ये तरह का नाम सुना होगा ना, इसी प्रकार से मैं आगे इसमें लिख के रखा हूं, बताऊंगा। सर्वाधिक बार सरस्वती नदी का वर्णन आपको किया गया है ऋग्वेद में, और गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार जिक्र किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल कि गंगा का कितने बार वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित नदी सिंधु को नदियों की देवी मानी गई है, और ये जो है मोहनजोदारो पिक्चर में इस प्रकार से गाना भी बना दिया गया है कि देवी माँ सिंधु, इस प्रकार से गीत है। पूजा हेगड़े और ऋतिक रोशन का पिक्चर है वो। इनके अलावा वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुरानी ऋग्वेद है जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 मंत्र है। देखिए वैसे 10,562 मंत्र ही है, लेकिन रिपीटेशन के बाद जो है इतना हो जाता है। इसके अलावा दशराज युद्ध का वर्णन इस वेद में मिलता है। चारों वर्ण की जो बात कही गई है ये भी ऋग्वेद में ही मिलती है, वर्ण आप समझ रहे हैं। इनके अलावा ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? आयुर्वेद होता है ना। ब्राह्मण और उपनिषद क्या होता है? ऐतरेय और कौशिक की। यही मैं बताया कि ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिसके ब्राह्मण और उपनिषद का नाम सेम है ना, ऐतरेय और कौशिक की। इसके अध्ययन करने वाले को होत्र कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद में आपको क्या मिलेगा? अनुष्ठान, कर्मकांड और यज्ञ संबंधी जो विधि होती है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? यजुर्वेद में मिलेगा। बच्चे अथर्ववेद में मार देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका वेद 4 है, बता दिए थे। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। और उपनिषद कितने हैं? 108। और आपका पुराण कितने हैं? 18। पुराण में सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण, जो किसे रिलेट करता है? सातवाहन को। एशियन गेम 2022-23 में पारुल चौधरी ने कितने मीटर वाली प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीती? तो 5000 मीटर रेस में। और अभी हाल फिलहाल में ही पारुल चौधरी को है ना डिप्टी एसपी का पद दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार में, ठीक है भाई। पारुल चौधरी 5000 मीटर रेस पूरा करने में 15 मिनट 14.75 सेकेंड का टाइम लगा के उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया, और हाल में ही डिप्टी एसपी के पद पे तैनात हुई है। इनके अलावा एशियाई खेल 2023 में भारत को पहला स्वर्ण पदक जो है ग्रुप में मिला था, न कि किसी पार्टिकुलर खेल में मिला था। ग्रुप में मिला था, मतलब निशानेबाजी 10 मीटर वाले में मिला था। ये में रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह और आपका दिव्यांश पनवार शामिल थे, ठीक है। भारत एशियाई खेल 2022-23 में 107 पदकों के साथ जो है आपका चौथा स्थान हासिल किया था। 28, 38 और 41 ब्रॉन्ज, 28 गोल्ड, 38 रजत। एशियाई खेल 2023 में बैडमिंटन में पुरुष युगल पहली बार भारत को गोल्ड दिलाया। इसी कारण 2023 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सात्विक साईराज और आपका चिराग शेट्टी को दिया गया। वर्ष 2018 का एशियाई खेल इंडोनेशिया में हुआ था, 2026 में होगा, अब 4 साल के बाद होता है। ये जो 23 में हुआ है ना, ये वैसे वाला हुआ है, लेट हुआ था, ठीक है। तो 26 में जो होगा ये आपका जापान में होगा, ये भी फैसला हो गया है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। जो भी सगा संबंधी आपकी पढ़ाई कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर भेजिए। काम की कंटेंट है, मैं उतना ही बात करूंगा जो एग्जाम में आता है। बाद बाकी किताब में तो दुनिया ग्रंथ लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको पीडीएफ के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करके आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है।